Hi friends, my name is Dr. God. आज से मैं पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, पार्टनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पार्टनरशिप की खास बात यह है कि ये नंबर बहुत ज्यादा टिल लेता है। जहां पर भी पार्टनरशिप होती है वहां ये नंबर गेम खेलता है। भाई आप भी नंबर गेम खेलिए, अगर ये खेल रहा है तो आपको कोई डर लगता है क्या नंबर गेम खेलने में? मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई डर लग रहा है। इज इट क्लियर? देखिए, अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि पार्टनरशिप आखिरकार होती क्या है और पार्टनरशिप हम क्यों पढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप होती क्या है। बेटा, मैंने कहा व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन कलेक्ट टुगेदर with the object to earn a profit. मैंने क्या कहा? When two or more than two persons collect together with the aim to earn a profit for the long run, it is to be termed as a partnership. It was defined in the section 4 of the Partnership Act 1932. अब बेटा, जहां पार्टनरशिप होगी वहां एक बात तो आप समझ ही लीजिए, जहां पार्टनरशिप होगी वहां पर एक बात आपके सामने आ ही जाएगी कि जहां पार्टनरशिप है तो वहां पर कुछ बातों का होना आवश्यक है। हमने कहा नंबर 1, कम से कम 2 पार्टनर्स होना चाहिए और मैक्सिमम लिमिट 50 की होती है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। आपके माइंड में आया कि सर अगर 2 से कम हो गए तो हमने कहा बेटा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। आपने कहा 50 से ज्यादा हो गए तो बेटा हमने कहा ये इलीगल एसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? फिर हमने कहा सेकंड पॉइंट, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि बेटा बिना एग्रीमेंट के कोई भी चीज ज्यादा देर चल नहीं सकती। और स्पेशली अगर कोई पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो ज्यादा देर वैसे भी नहीं चलनी। तीसरा मैंने कहा पार्टनरशिप किसी भी सोशल मोटिव के लिए नहीं हो सकती। इसका मोटिव क्या होना चाहिए? ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। तो आपने कहा अगर सोशल मोटिव हो गया तो हमने कहा वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। फिर एक हमने कहा फोर्थ पॉइंट, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ ना कुछ परसेंटेज डिफाइंड होना चाहिए। और भैया मैंने कहा लास्ट पॉइंट, इनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 मेंबर। मैंने कहा उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए विद द मोटिव ऑफ अ प्रॉफिट। पार्टनरशिप सोशल कॉजेस के लिए नहीं हो सकती है। फिर मैंने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, प्रॉफिट शेयरिंग उनके बीच में होना चाहिए और उनके बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशन होना चाहिए। फिर अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि सर एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं?
तो बेटा हमने ये कहा मैक्सिमम मेंबर 50 बताए, मिनिमम 2 बताए। अगर 2 से कम है तो ये सोल ट्रेडिंग में सोल ट्रेडिंग बन जाएगी। 50 से ज्यादा हो गए तो वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। फिर आपका एक वर्ड आया कि व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड। हमने कहा पार्टनरशिप डीड मीन्स अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विच स्पेसिफाई देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। जो भी पार्टनर बने हैं वो आपस में एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उस रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये लोग काम करेंगे। बेटा रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम करेंगे, उसमें उनके पावर ड्यूटी सब कुछ लिखा होगा। बेटा जहां पर डीड नहीं होगी वहां मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, और जहां डीड होगी और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो दैट शैल बी कंसीडर्ड एज एन एविडेंस इन द लॉ। तो बेटा एक बात याद रखना, जहां डीड नहीं होगी वहां मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और जहां डीड होगी वहां कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बेटा अब क्वेश्चन आया कि पार्टनरशिप डीड में सर क्या क्या लिखा होगा। हमने कहा बिजनेस का नेचर क्या है, पार्टनर के नेम एंड एड्रेसेस क्या है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन क्या मिलेगा, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, और उनके बीच में रेशियोज क्या होंगे। बेटा क्वेश्चन अगला आ गया, क्या डीड होना आवश्यक है, क्या क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। हमने कहा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। डीड नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डीड नहीं है तो बस इतना मान लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग आए दिन होगी, आए दिन डिस्प्यूटेड और डिस्प्यूट्स होंगे, और जहां डीड है तो वहां डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। अगर आपने इसका पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है देन आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक सिविल नेचर केस, एक क्रिमिनल नेचर केस। एक अनरजिस्टर्ड फर्म सिविल नेचर केस फाइल नहीं कर सकती, केवल क्रिमिनल नेचर केस फाइल कर सकती। अच्छा, फिर अगला एक क्वेश्चन फिर आ गया, क्या किसी भी पार्टनर को, क्या मेरा क्वेश्चन है, कैन अ पार्टनर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द शेयरिंग लॉसेज इन द फर्म। हमने कहा यस। जैसे बेटा आप शादी करते हैं, बीवी लाते हैं, तो बेटा बीवी को लाने से पहले आपको बीवी को गारंटी देनी पड़ती है। सारी बीवियां प्रॉफिट में तो हिस्सेदार बनती हैं, लेकिन लॉस में कोई भी बीवी आपके साथ रहने को तैयार नहीं होती है। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर को आपने गारंटी दे दी है तो गारंटी मीन्स guaranteed amount shall be given whether there is the insufficient profit or there a loss। तो इसका मतलब है जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसको तो उसका हिस्सा मिल जाएगा, दुनिया जाए तेल लगाने। इज इट क्लियर भैया? फिर हमने आपसे कहा कि व्हाट इज अनलिमिटेड पार्टनरशिप, व्हाट यू मीन बाय द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स। बेटा हमने कहा एक पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड तब हो जाती है जब आपने पहले ही डीड में ये तय कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन में
पहले हम पार्टनर का बिजनेस की लायबिलिटी है पार्टनर के बिजनेस के हिस्से से देंगे। जब बिजनेस का हिस्सा पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो उसके घर के बर्तन बेचेंगे। घर के बर्तन बेचने के बाद पहले घर की लायबिलिटी पे करेंगे। घर की लायबिलिटी पे करने के बाद अगर बच गया तो बेटा जितना सरप्लस बचेगा किससे, प्राइवेट एसेट से, बेटा उसको हम यूज कर लेंगे बिजनेस की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। इज इट क्लियर? तब तक हमसे एक क्वेश्चन और आ गया कि अगर सर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या होगा, तो हमने कहा टेबल ए के रूल्स लगते हैं। टेबल ए के रूल्स लगते हैं। बेटा ये क्या कहा गया है कि बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया मैंने ये कहा कि किसी भी पार्टनर को न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, न किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, न ही किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। और लास्ट वन मैंने कहा इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मान लिए जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर। बेटा मैंने ये कहा एक पार्टनर जिसका कंट्रीब्यूशन तो है बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिजनेस में, तो ऐसे पार्टनर को डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर हम लोग बोलते हैं। क्या कहा मैंने, a partner who has given contribution but not actively participating in the business of the firm is known as sleeping partner या dormant partner। बेटा मैंने आपसे ये कहा एक स्लीपिंग पार्टनर बेटा जो होता है बेटा उसकी लायबिलिटी क्या होंगी ये पहले से डिसाइड कर दी जाती हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी डिसाइड नहीं है तो बेटा उनके जो शेयरिंग होंगे बेटा वो भी इक्वल शेयर्स होंगे। और दूसरा उनकी लायबिलिटी भी वैसे ही होंगी जैसे अदर पार्टनर की लायबिलिटी होती है। मींस स्लीपिंग पार्टनर विल बी द लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। इज इट क्लियर? बेटा हमने कहा कैपिटल दो तरीके की पार्टनरशिप की बात आएगी तो कैपिटल की भी बात आएगी। बेटा मैंने कहा कैपिटल दो तरीके की होंगी, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मींस कैपिटल विच इज अनचेंज एंड इट कैन बी चेंज ओनली आइदर बाय इंट्रोड्यूसिंग और बाय विड्रॉन। Or then fluctuating capital means capital which change after every transaction। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में एक अकाउंट बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका नेचर क्या है। बेटा हमने कहा कोई भी अकाउंट जिसका नेट रिजल्ट प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उस अकाउंट्स को हम लोग अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे। कोई भी अकाउंट जिसका नेट रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस आएगा दैट इज टू बी टर्म्ड एज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। तो भैया फिक्स्ड कैपिटल मींस कैपिटल विच इज नॉट जनरली चेंज। It will be changed only when the partner withdrawn or the partner introduce capital। Or fluctuating capital means capital which change after every transaction of the business।
अब एक क्वेश्चन आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा मैंने ये कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ ऐसे सारे पेमेंट जो कंपलसरी हैं। क्या कहा भैया मैंने? ऐसे सारे पेमेंट जो कंपलसरी हैं उनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे हमने कहा आपके घर में लाइट लगी है, इलेक्ट्रिसिटी वाले का बिल आप देंगे या नहीं देंगे? देना पड़ेगा। नहीं देंगे कट जाए, काट दी जाएगी। घर में आपके काम करने वाली बाई आती है, ये बताइए काम करने वाली बाई का पैसा आप देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे बेटा, मोहल्ले में छींचा लेकर करके रख देगी। स्कूल की फीस देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, आप स्कूल के बाहर खड़े होंगे गुमटी के सहारे। तो ऐसे पेमेंट जो कंपलसरी हैं उनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और बेटा इनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। फिर मैंने कहा तो व्हाट यू मीन्स बाय एप्रोप्रिएशन? मैंने कहा ऐसे सारे पेमेंट जो ऑब्लिगेटरी हैं, प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। उनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। बेटा अब ये बताइए, हम लोग आइसक्रीम, भाई आइसक्रीम कब खाते हैं? जब जेब में पैसा होता है, लेकिन खाना तो डेली खाते हैं। तो खाना चार्ज क्या लाएगा? आइसक्रीम एप्रोप्रिएशन कहलाएगी। तो एप्रोप्रिएशन मीन्स मैन्युपुलेशन ऑफ द प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट इन डिफरेंट हेड्स। भाई जितने भी एप्रोप्रिएशंस होंगे बेटा हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो एक लाइन में ऐसे पेमेंट जो कंपलसरी हैं उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, और ऐसे पेमेंट जो ऑब्लिगेटरी हैं, चाहो तो कर दो, ना चाहो तो ना करो, उनको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। भैया चार्जेस तुमको देने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओके। लेकिन एप्रोप्रिएशन तभी किए जाते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं। हमने आपको ये थ्योरी समझाई, ओके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को आगे बढ़ाइए। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन केवल एक ही है, जो हमने 28 ईयर जो कमाया है, पैसा तो कमाया नहीं है क्योंकि हम भी कॉमर्स वाले हैं और तुम भी कॉमर्स पढ़ रहे हो। हमने कमाया क्या है? ज्ञान कमाया है। जो कमाया है धीरे धीरे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और 2-4 अपने मित्रों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इससे वो भी देख लें तो शायद उनकी भी कुछ हम हेल्प कर पाए। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।